सबसे बड़ा काम जो इन्हें करना है वो किसी शांति स्थापित करना यूरोप के अंदर, जहाँ की यूरोपियन इकोनॉमीज बिल्कुल नष्ट व नाबूद हो चुकी हैं। उनकी हालत बहुत खराब है और ये नॉर्थ स्ट्रीम वगैरह बंद कर दी गई है, जिससे नतीजा ये हुआ है कि यूरोप डूब गया और पुतिन अपनी जगह पे, उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल वही है जो थी। इनकी, बाइडेन की 39% थी, 39% है। ये कोई बहुत बड़ी ऐसी नहीं है, लेकिन इनकी वजह से नहीं, खुद अपनी वजह से और अपनी छवि की वजह से ट्रम्पिज्म की जो पिटाई हुई है, वो इन इलेक्शन रिजल्ट का सबसे अहम नतीजा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकार लोगों से मिलवाते हैं और दुनिया और देश में क्या कुछ हो रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आजकल जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें तो एक खास किस्म का मीडिया है जो दुनिया को सिर्फ एक चश्मे से दिखाता है। इसी तरह से नेशनल लेवल पर जो आमतौर पर गोदी मीडिया कहा जाता है। आज संडे है और आज हम एक बार फिर सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं, जिन्होंने 110 मुल्कों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। एक लंबे अरसे तक जब तनहा दूरदर्शन हुआ करता था टेलीविजन के नाम पर, वो हर संडे किसी ना किसी एक नए मुल्क में नजर आते थे। हमें अपनी नौजवानी और बचपन में वो सब चीजें याद हैं। नकवी साहब के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला इराक वार 2003, और उसमें बहरहाल उनकी जो सरपरस्ती थी, जो गाइडेंस थी, वो हमें बहुत काम आई। आज सईद नकवी साहब से जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं उसमें खास तौर पर अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं उनके नतायज अब तक क्या है और इससे क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं। क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन से जोड़ करके हम अब तक जो चीजें डिस्कस करते रहे हैं, वो ईरान न्यूक्लियर डील पे कोई बात क्या कुछ होगी वो उसके बाद होगी, ऐसा अब तक नकवी साहब कहते रहे हैं। यूक्रेन जंग का क्या रुख होगा आइंदा, उस पर भी असर पड़ेगा मिड टर्म इलेक्शन का। और यूक्रेन जो है वो इस वक्त दुनिया की सियासत की धुरी बना हुआ है। जो तब्दीलियां हो रही हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ताकत का मरकज खिसकने की बातें जो हो रही हैं, वो यूक्रेन जंग के बाद ही हो रही है। भारत भी उससे अछूता नहीं है। भारत की फॉरेन पॉलिसी में भी काफी तब्दीलियां नजर आती रही हैं, जिसको हम अब से पहले डिस्कस करते रहे हैं। यूक्रेन जंग में जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके बारे में बात होगी, जिसमें रूस ने खैरसोन इलाका खाली किया है और कुछ और इलाके भी यूक्रेन वापस अपने कब्जे में ले रहा है। वो क्या मोड़ है, और उसके अलावा ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए या हो रहे हैं, अब भी कुछ जगहों से खबरें ऐसी आ रही हैं, और वहां जो एक टेरर हमला हुआ था पिछले दिनों शिराज में, उसके बाद की सूरत हाल, और इसराइल में जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद क्या कुछ होगा। क्योंकि लेबनान के हिजबुल्लाह लीडर ने कहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी एक किस्म के हैं, चाहे वो अमेरिका का इलेक्शन हो या इसराइल का। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने बहुत वक्त शुक्रिया। दिया। आप ये बताइए कि अमेरिकी इलेक्शंस के नतायज जो अब तक आए हैं, और आपने अमेरिका में काम भी किया है, अमेरिका की सियासत को अच्छी तरह जानते हैं, वहां आप रहे भी हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? आप तो बाकायदा अभी कुछ पिछले इलेक्शन तक भी अमेरिका इलेक्शन कवर करने भी गए हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो इतने नजदीक से आप जानते हैं क्या कुछ है इन इन नतीजों का। ये मिड टर्म हम्म, कांग्रेस के और सेनेट के इलेक्शंस होते हैं ट्रेडिशनली, जबकि प्रेसिडेंट के वहां 4 साल का टर्म होता है। तो 2 साल जब हो जाते हैं प्रेसिडेंट के, तो एक इलेक्शन कांग्रेस का और सेनेट का होता है। सेनेट के एक तिहाई लोग रिटायर हो जाते हैं तब तक, तो लिहाजा उसमें उसमें दोनों में जरा सा फर्क है। हाउस बड़ा बड़ा खेल हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं। बड़े दिलचस्प नतीजे हैं, यानी सीधे साधे नतीजे नहीं है।
भाई ऐसे तो देखने में अगर आप कहें तो हाउस में रिपब्लिकन जीत गए, 200 के ऊपर हैं, 190 के करीब ये हैं, हाउस जीत गए। रही बात सेनेट की, उसमें 49 अभी है, एक आध इधर से उधर हो जाएगा तो या ये जीत जाएंगे या वो जीत जाएंगे, बहुत फर्क होगा उसमें। लेकिन इन आंकड़ों में नतीजे नहीं है, यानी गिरते गिरते संभल गए बाइडेन साहब। केले के छिलके पे इनकी एड़ी आ गई थी, लेकिन ये फिसले नहीं। क्या हुआ? हार तो गए, मगर उस बुरी तरह से नहीं हारे जिसकी की लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उसका बरक्स क्या नतीजा निकला? बरक्स उसका नतीजा ये निकला कि ट्रंप साहब की जो एक रेड वेव आने वाली थी वो मटीरियलाइज नहीं की। यानी ट्रंप भी नहीं जीते और बाइडेन भी नहीं जीते, मुल्क डिवाइडेड है। नंबर तो रिपब्लिकन्स के ज्यादा हो गए, लेकिन ट्रंप का जो एक ठप्पा लगना था इन इलेक्शंस पे वो नहीं लगा, और इसलिए ये नतीजे, इन नतीजों का नतीजा बहुत दिलचस्प है। वो ये कि हो सकता है कि जो खतरा दुनिया को था, जो खतरा अमेरिका को सबसे ज्यादा था कि ट्रंप साहब कैंडिडेट होंगे रिपब्लिकन्स के और 2024 में जीत के आ जाएंगे, अब दोनों संभावनाएं खत्म हो गई मेरे ख्याल। ट्रंप साहब को हो सकता है कि नॉमिनेशन न मिले, खुद इस बात का एहसास उनको हो गया है, वो कैसे हुआ वो बताऊंगा अभी। और दूसरे ये कि अब न तो उन्हें टिकट मिलेगा और न वो जीतेंगे। बहुत बड़ा नतीजा, यानी जो हम समझ रहे थे वो नहीं हुआ है, बल्कि नतीजा बहुत बड़ा आ गया है। क्या हुआ? 2016 और 2022, हालांकि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी का एक टेस्ट है। 2016 में क्या था? ट्रंप रिपब्लिकन के कैंडिडेट थे, नवंबर में इलेक्शन होने वाला था। यहां बर्नी सैंडर्स बहुत आगे बढ़ रहे थे और तकरीबन ये हो गया था कि अगर पॉपुलैरिटी के ऊपर डिपेंड करें तो बर्नी को मिल जाना चाहिए था नॉमिनेशन। लेकिन क्योंकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में किसी हद तक एक दूसरे से मुशाबे भी हैं, इनका राइट विंग उनके लेफ्ट विंग के करीब है, तो ये नहीं हो पाया। क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था बर्नी सैंडर्स, उसके खिलाफ अड़ंगे लगा दिए गए। कैसे? मसलन एक साहब हैं ब्लूमबर्ग, बिलियनियर हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के उसने थॉमस फ्रीडमैन ने 2 मज़ामीन उसी के ऊपर लिख दिए कि वो मेरा दोस्त है और वो बहुत अच्छा आदमी है। क्यों साहब? इसलिए कि उसने $2 बिलियन खर्च किए एडवर्टाइजमेंट्स में और तरीके से, ताकि सैंडर्स को रोको, यानी वाम को रोको, यानी लेफ्ट को रोको। तो ना ये आए ना वो आए, बीच में कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट। 2016 में कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट नहीं था, उसमें बिल्कुल स्ट्रेट विनर दिखाई दे रही थी हिलरी क्लिंटन। क्यों नहीं हुई? क्यों? अमेरिका में उस वक्त
एक बहुत बड़ा खित्ता, एक फजा थी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वॉशिंगटन इस्टेब्लिशमेंट, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट जो मुल्क को चलाता है, वो मुल्क जो कि दूर दराज कहीं कैंसस में है, कहीं डिमोइन में है, कहीं डेनवर में है, उस मुल्क को ये वॉशिंगटन की मोनोपोली, इसको ब्रेक किया जाए। लिहाजा ये था कि, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने तय कर लिया था सैंडर्स नहीं क्लिंटन, तो क्लिंटन लड़ी। अब देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फजा है और बर्नी सैंडर्स एक अल्ट्रा राइट लेके आए हैं अपना, वो जनाब चल गया और वो जीत गया। लेकिन जीतने के बाद फिर अगला इलेक्शन हार गए। वो कहते हैं वो उन्होंने स्टील कर लिया, वो हमसे इसने बाइडन ने। अब इस वक्त ये बाइडन की जीत नहीं हुई है, ये लोगों ने ट्रंप को देख लिया। अब हिंदुस्तान में अबॉर्शन इतना बड़ा इशू नहीं है, अमेरिका में बहुत बड़ा इशू है, और वहां की औरतें वो जनाब निकल आई बाहर। मजे की बात यह है कि यूक्रेन वॉर का कहीं तस्करा नहीं हुआ। इलेक्शन हुआ, रोटी रोजी मकान, इलेक्शन हुआ, नौकरियां, इलेक्शन हुआ, गल्ले की किल्लत, इलेक्शन हुआ, पैसे की कमी, इलेक्शन, इन चीजों पे, यानी इकोनॉमिक मुद्दे। और उनमें तकरीबन जो जिस वजह से वो जीतते वो गायब था। कौन? ट्रंप साहब। तो लिहाजा इस नतीजे में, हालांकि अब देखिए मजे की बात क्या है, इसे कहते हैं आयरनी, इसे कहते हैं पैराडॉक्स, यानी हालांकि रिपब्लिकन पार्टी हाउस में जीत गई है, लेकिन उस स्केल पे नहीं जीती जिसपे कि ढिंढोरा पीट रहे थे ट्रंप, लिहाजा ट्रंप हार गए। अब ट्रंप को टिकट मिलना मुश्किल है। अब लेकिन जान में जान थोड़ी सी आ गई हमारे बाइडन साहब, जो कि बिल्कुल समझ रहे थे कि वो गए। उन्होंने कहा अरे वो रेड वेव कहाँ गई? वो रेड वेव का न होना उनके लिए गोया उनको एक ठंडी सांस ले सकते हैं वो, कि भाई हम बच गए। हालांकि बचे नहीं, नतीजे उनके खिलाफ हैं, लेकिन वो उस ले दे नहीं हुई जो कि हो जाती अगर ये ट्रम्पिज्म चल जाती, वो नहीं चली। अब मैं मैं ये मैं थोड़ा सा उस पर आना चाहता हूं कि जो नतीजे जी, अब तक जो आपने एनालाइज किए, बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी इसमें इतनी है और बहुत सादा जबान में आपने रखा है। इन नतीजों का जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, खास तौर पे यूक्रेन वॉर, ईरान न्यूक्लियर डील, जिन चीजों के बारे में हम अब तक डिस्कस करते रहे कि इस इलेक्शन का नतीजा जब आएगा उसके बाद कुछ तब्दीलियां होती नजर आएंगी, उसमें उस वाले हिस्से पे आप क्या समझते देखिए, यूं यूं समझिए कि अगर ये जंग, यूक्रेन की जंग कई लेवल पे है, और अल्टीमेट लेवल इसका यही है जो कई दफे कहा जा चुका है। अल्टीमेट लेवल ये है कि दुनिया में वेस्टर्न हेजेमनी रहेगी कि नहीं रहेगी, हैं? यानी अमेरिका नुमेरो उनो रहेगा, नंबर वन रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल तकरीबन तय हो गई। और अगर ये तय हो गई है तो एक जो कि अधमरे नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी सांस अभी इनमें बाकी है, बाइडेन साहब अब क्या करें?
अगर ये पिट गए होते तब तो गोया यूक्रेन पे इनको जंग जारी रहेगी। अगर आपको याद हो वो फिक्रा उसका यहिया खां का, जब वो जंग हारा है बांग्लादेश वाली, तो वो नशे की हालत में बिल्कुल अभी ये जंग जारी रहेगी। तो ये जंग जारी रहती, लेकिन अब ये है कि सेंसिबल बातें हो रही, वो ये कि कई लेवल पे ऑलरेडी गुफ्तगू हो रही है। आपने एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा, तो वो इससे पहले कि आप पूछें, मैं उस सवाल को आपकी तरफ से पूछ दूं कि खैरसौन में क्या हुआ। हाँ हाँ, देखिए, जब कोई समझौता जंग के बाद होता है तो एक चीज होती है कि टेरिटरी पे किसका कौन कहाँ काबिज है, कितना कब्जा है, ताकि वो बाद में ट्रेड ऑफ में वो काम आए। ये कई दफा कहा जा चुका था कि अगर खैरसौन यूक्रेन ने वापस ले लिया तो फिर पीस टॉक्स हो सकती। अच्छा साहब, वापस ले लिया भाई, ये तो जो रीना नदी के वेस्ट साइड पे है, चलिए, उन्होंने कहा ये हमारे लिए खतरनाक है, हम यहां से विड्रॉ कर, तो लीजिए, न हींग लगी न फिटकरी और रंग चोखे, आपका काम हो गया। अब गोया सिचुएशन ग्राउंड पे ऐसी कर दी गई है कि शायद निगोशिएशंस में इन चीजों में वक्त लगता है। नेगोशिएशन मेरे हिसाब से, अगर आप कहिए गेस करूं, तो गेस ये है कि खैरसौन से हट गए हैं ये लोग, और नदी जो है रिवर, उसको बॉर्डर अभी माना जाए, लेकिन अभी बहुत सी चीजें तय करनी है, उसके लिए कमिटीज बना दी जाए और वो उस पर डिस्कशन होता रहे, सीज फायर हो जाए और यातायात शुरू हो जाए और बिजनेसेस शुरू हो जाएं, ये होगा। यानी जंग खत्म हो जाए, सीज फायर हो जाए, एक एक बेसिक पोजीशन दोनों की पता चल जाए, रूस की और यूक्रेन की, जिसका के पीछे जाहिर है अमेरिका है। तो उसके बाद फिर ये हो कि भाई अब ये कमिटीज बैठेंगी, ये इस इलाके को ये देखेंगी, उस इलाके, तो ये आप कश्मीर का झगड़ा कब से चल रहा है साहब? 70 साल हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साइप्रस का झगड़ा कब से चल रहा है? तो ये अब आप समझ लीजिए कि ये एक किसी गार में डाल दिया जाएगा और वो फिर डिस्कशंस होते रहेंगे, अच्छा, डोनबास ये डोनबास ये वाला मुझे इलाका, दिखाई दे रहा है। डोनबास वाला डॉनबास इलाका उनका हो गया। वो उनका हो गया। डॉनबास पे तो उनका उनका कब्जा उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर कर दिया, उनके ड्यूमा ने उस पर रेजोल्यूशन भी रेटिफाई कर दिया। अब क्या है, तो उनके हाथ में जो चाहते थे वो आ गया। उसकी बहुत जरूरत थी। देखिए 2014 में इन लोगों ने, कीव की जो हुकूमत, ये वाले नहीं थे, उन्होंने कोई 14,000 रशियन मार दिए थे डॉनबास वाले इलाके। 14,000 कम नहीं होते, जिसकी वजह से, यानी लोग अभी तक ये कहते हैं, जो ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा ये है कि ये जंग जो है ये अनप्रोवोक्ड एग्रेशन है रूस का, वो नहीं है। ये गलत बात है, ये गलत बयानी। आप प्रोवोक कर रहे थे, उन्होंने ये कह दिया था कि हाँ देखिए, नेटो को अगर आप हमारे बॉर्डर पे लाए तो वो रेड लाइन है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये कि आप हम करेंगे, उसमें इस तरीके से खेला गया, यानी रूस को गोया प्रोवोक करके अंदर लाया गया और कहा गया देखो चोरी कर रहा है। लेकिन इसमें, इस सब में, यानी इस आप सब, नकब, घर में नकब लगवाने में आपने उनकी इमदाद की। जब वो अंदर आ गए तो आपने कहा देखो चोरी कर रहा है। ये हुआ है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूं, वैसे भी अमेरिकन और वेस्टर्न मुल्क ऐसा तो करते हैं, वो और भी बहुत जगहों पर उन्होंने ऐसा किया है। भाई ये बातें जनरल तरीके से करना, मेरे ख्याल में आपका ऐसा प्रोग्राम जो कि जिसकी की इतनी क्रेडिबिलिटी है, उसको शोभा नहीं देता।
कि हम ये कहें कि जनरल तौर से ये है, हाँ, वेस्ट ने ज्यादती अपनी प्रोवोक वेस्ट ने किया। रूस से ज्यादती की या नहीं, नहीं मुझे की, मुझे वो मुझे जो याद आ रहा है ना, वो सद्दाम हुसैन से अमरीकी एम्बेसडर की मुलाकात याद आ रही है, अरे कुवैत जंग से अरे पहले। अगर उसके बात करें, आप हाँ अगर 5 मिनट दें हाँ हाँ, तो बिल्कुल आपके बिल्कुल। ऑडियंस को मैंने अप्रैल मैंने गिलेस्पी, उसी वजह से ये बात कही थी। मैं अपने प्रोग्राम को हल्का नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने इसीलिए वो बात कही थी कि ये तो अक्सर इस तरह से। सोवियत यूनियन हार चुका है, हाँ वेस्ट में इस वक्त अमेरिका नंबर 1 हो गया है। उस नंबर 1 को अपने नंबर 1 होने पर एक ठप्पा मोहर लगानी है। मोहर लगाने के लिए एक सिचुएशन कंट्राइव करनी है जो कि बगदाद में होगी। एक कई कई शिकार एक ही गोली से मारे जा सकते हैं। यहाँ पहले तो आपने कई साल तक, उसका वर्ड देखिए साहब, क्या उसने इंतजाम देखिए कि ये इराक और ईरान की जंग, आपने चोर से कहो चोरी करो, कोतवाल से कहो पकड़ लो, फिर से कहो चोर से कहो चोरी करो, कोतवाल से कहो पकड़ लो। आप असले इधर भी दे रहे थे, आप असले उधर भी दे रहे थे। उसका बाकायदा एक लफ्ज था, उसको ये कहते थे डबल कंटेनमेंट। यानी सोवियत यूनियन को तो कंटेनमेंट था, ये डबल कंटेनमेंट, यानी इनको भी ठीक रखो, इनको भी कंटेन करो, उन्हें भी कंटेन करो। यानी अपने ये हर वो काम, खत्म हुई। यानी अब उसके अपने, बाद ये यानी हुआ, मैं बीच में जरा, यानी अपने हर काम को जस्टिफाई करना है। हाँ बस ये, अब हाँ ये हुआ कि अप्रैल गिलेस्पी अमेरिका की सफीर थी बगदाद में। सदाम हुसैन से मिलने गई उन्हीं की रिक्वेस्ट पे। सदाम हुसैन से बातें की, बातों बातों में ये निकला कि हम कुछ तो तेल और कीमतें और डॉलर और वगैरह वगैरह, लेकिन ये कि और कुवैत, कुवैत में कुछ खित्ते ऐसे थे जिनको कि सद्दाम समझते थे कि वो इनके हैं, और कुवैत ने उसमें उसके उसको अपने अपने में शामिल कर लिया है अपने मुल्क में। तो उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट्स हैं हमारे। तो अप्रैल गिलेस्पी ने कहा आपके इंट्रा अरब डिस्प्यूट्स में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। अब अगर मैं सद्दाम हुसैन हूं और अमेरिका का सफीर मुझसे ये कह रहा है, ये कह रही है कि साहब आपके इंट्रा अरब डिस्प्यूट्स में हमें कोई दिलचस्पी नहीं, तो मैं तो ये समझूंगा कि आपने मुझे इशारा दिया है कि आपको जो करना है आप वहां कर लीजिए। समझे? इसी इस इशारे के तहत इन्होंने जाके ऑक्यूपाई कर लिया। हालांकि बहुत ही शातिर थे सद्दाम हुसैन, लेकिन यहाँ बच्चा खा गए। जैसे ही अंदर पहुंचे, एक हुल्लड़ हुआ, हुल्लड़ हुआ। अब उसमें एक खेल खेलना था वेस्ट को। देखिए खेल क्या था, खेल खेल मिसेस थैचर और उधर जॉर्ज बुश के बाप WH बुश सीनियर, दोनों मिलके क्या करना क्या है कि भाई हम लोग ये तो जीत गए हैं, लेकिन दो चीजें हुई हैं। ये काजमी साहब, आप नोट्स बाद में लिखिएगा, मैं बहुत अहम बात आपको बता रहा हूँ। जी 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 जी। परेशानी वेस्ट को ये थी कि सोवियत यूनियन तो डूब गया और हम नंबर 1 हो गए, लेकिन सोवियत यूनियन के डूबने के साथ साथ जर्मन रीयूनाइट हो गया। जर्मनी को, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी, बर्लिन, ये एक हो गए। अब यूरोप के अंदर खलफिशार कि पिछली 2 जंगों में जर्मनी, तो लिहाजा मिसेस थैचर, ये एंग्लो सैक्सन यानी अंग्रेज और अमेरिका, ये था कि अपना ठप्पा लगा लो, क्योंकि अब जो ग्लोबल रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा पावर का, उसमें जर्मनी कहीं हिस्सा न मांगे, क्योंकि अब वो बहुत बड़ी
कुव्वत बन के खड़ा हुआ है यूरोप में, क्योंकि यूरोप में जर्मन की रीयूनिफिकेशन हो गई है। लिहाजा एक कोalition ऑफ द विलिंग बनाई गई। उसमें फ्रांस के मित्रों साहब बहुत ही शातिर आदमी थे, उनको समझ गए खेल को, लेकिन उनको बहरहाल प्रेशर करके लाए गए। और ये जंग जो थी, ये महज अमरीकियों ने और अंग्रेजों ने लड़ी। जी जी यानी जी। फ्रेंच जर्नलिस्ट, मैं वहां था, फ्रेंच जर्नलिस्ट जो थे उनको खुदा की कसम ब्रीफिंग में, ना अमेरिका की ब्रीफिंग में ना बरतानिया की ब्रीफिंग में बुलाया जाता था। जैसे हम बाहर थे वैसे फ्रेंच जर्नलिस्ट बाहर थे। ये सिर्फ दो। बहरहाल हाँ, ये तो खैर अब थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, इजराइल वाले इलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? वहां वो फार राइट के आने की बात हो गई। देखिए, ये एक अब बात समझ में नहीं आ रही कि इनके खिलाफ चोरी के इल्जामात थे, करप्शन के इल्जामात थे, इसके ये कि हार गए थे इलेक्शन, लेकिन उसके बाद भी ये लाए गए हैं। ये क्यों? ये क्यों? क्योंकि इसका दुनिया इतनी दरहम बरहम है कि एक इस जगह जो कि यूरोप का एक्सटेंशन है मिडिल ईस्ट में, मैं इसराइल को मिडिल ईस्टर्न पावर नहीं मानता। मिडिल ईस्ट में वो एक यूरोप का, वेस्ट का एक एक्सटेंशन है। इस जगह इस वक्त जबकि दुनिया घूम एक एक चक्र व्यू में है, इसलिए एक मजबूत आदमी जिसको कि हम जानते हैं, जो यहाँ के सब सिक्योरिटी फोर्सेस को टोटली समझता है, उसको लाया गया है ये। और इससे अब ये क्या होगा, इसके नतीजे क्या होंगे, हम नहीं जानते। इधर अब आप देख लीजिए कि ईरान में साहब वो एक लड़की के साथ बहुत ज्यादती की गई, जो महसा जिसको कि अमीनी। महसा अमीनी। जी, महसा अमीनी। मजामी नहीं जी, तो उसको जो हलाक हो गई वो, और क्यों हुई, वो कैसे हुई, अब उसके बाद साहब एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि वो चल रहा है। हम आप इत्तेफाक से बाहर नहीं है, तो हम ये नहीं बता सकते कि कितना ये वाइड स्प्रेड है ये, और इसमें बाहर की कुव्वतें कितना ले रही हैं। ये कि बाहर की कुव्वतें हैं, ये मैं आपके व्यूअर्स को कई दफे बता चुका हूं कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लिंकन साहब ने बाकायदा ये बयान किया कि भाई हम उनकी मदद कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? उनकी जो जो ये टेक्नोलॉजी है, इसकी उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर लिबरेशन, लिबरेशन टेक्नोलॉजी, वो हमने उनको दे दी है। यानी आपने अगर बंद कर रखे है इंटरनेट, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारा ये छोटा सा इंटरनेट है, हम तस्वीरें बाहर भेज सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। समझ में ये बात नहीं आ रही है, अगर ऐसा है तो ये भाई एक हाथ तो पकड़ा होता, कहीं तो पकड़ा, या पकड़ा है और दिखा नहीं रहे हैं। इस किस्म तो की कुछ चीजें आ रही हैं कि कुछ एजेंट्स को पकड़ा है। एक इजराइल के इलेक्शन पर दो रिएक्शन आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग। जी एक तो तुर्की की तरफ से आया है, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम इजराइल के साथ ताल्लुकात, चूंकि पिछले दिनों उन्होंने डिफेंस में वापस रिज्यूम किया था इजराइल के साथ ताल्लुकात, तो उसको वो जारी रखेंगे। उनका अपना कहना है कि कोई असर नहीं पड़ेगा। एक दूसरा रिएक्शन हिजबुल्लाह की तरफ से आया, लेबनान की तरफ। वो भी इसलिए कि अभी इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ता भी पहले नहीं था बल्कि 3-4 दिन पहले, एक एग्रीमेंट हुआ इजराइल और लेबनान के बीच समंदरी सरहद तय करने के लिए, जो जी गैस जी जी वाला जी जी मामला था। तो जी अब हिजबुल्लाह का यह कहना है, ताजा बिल्कुल जो कल का बयान है, जिसमें यह कहा गया कि अगर इजराइल ने उसमें कोई छेड़छाड़ की तो हम पनिश करेंगे। ये लफ्ज इस्तेमाल किया, इजराइल को हम पनिश करेंगे, हमारे पास वो ताकत है। और एक और ये भी स्टेटमेंट आया है कल रात का ही,
हसन नसरुल्लाह का कि वहां कोई भी जीत के आए, फिलिस्तीनियों के वो कत्ल करते हैं और हमारे लिए सभी एक जैसे हैं। हिजबुल्लाह दो चीजें कह रहा है, एक तो हमारे पास ताकत है, हम सामना कर सकते हैं, हमारे ड्रोन से बचकर के वो इस हद तक क्लेम कर रहे हैं, हमारे ड्रोन के जाने के बाद ये दबाव में एग्रीमेंट हुआ है, और कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है लेबनान में कि हमें अपने हिस्से से ज्यादा मिला है। और अमरीकी जो नुमाइंदे हॉस्टिन हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये इस पर इजराइल अमल करता रहेगा। तो ये जो दो रिएक्शन आए लेबनान और तुर्की से, उसे आपका क्या क्या लगता है, क्या है? देखिए, ये इजरायली इसको हजम न कर पाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब बिल्कुल वही हड़प कर ले। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में जितनी और इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, वो सब उनके सबके रिश्तेदार हैं वहां इसराइल में। यानी हैलिबर्टन है मसलन, अब डिक चेनी बहुत जबरदस्त हामी है इसराइल स्टेट का, जो कि चेयरमैन है हैलिबर्टन का। अगर बदल गया हो तो मुझे मालूम नहीं, अब से कुछ दिन पहले तक था। बहुत बड़ी कंपनी जो कि करती है डिगिंग वगैरह, ड्रिलिंग। तो ये अभी ये मामला तय नहीं। और दूसरे, अभी उधर तुर्की के साथ जो साइप्रस का किस्सा है, भाई साइप्रस का भी इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हिस्सा है। साइप्रस भी इसमें हिस्सेदार है। तो अब तुर्की का कहना यह है कि साइप्रस का नॉर्दर्न हिस्सा तो हमारा, तो उसका जो ये, अब वो कहना था वो अभी तय करना पड़ेगा। भाई हमारी फौजें हैं, हम वहां 1974 से हैं, कितने साल हो गए, तो यानी तब से हम वहां हैं, यानी 40 साल से ज्यादा हो गए, 50 साल हम वहां हैं, तो उसको भी लेना पड़ेगा। नहीं 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 साहब, पहले उसे खाली कीजिए। अरे अब ये तो देखा जाएगा। तो अभी बहुत सी उसके अंदर पेच हैं। हाँ, और अब ये जो अभी जिस तरह से, अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक खबर कल की ही है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमारे पास जो ड्रोन है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और ये ड्रोन ही थे जो कारिश गैस फील्ड तक हमने भेजे, और उसके बाद इजराइल जो है वो उसने ये एग्रीमेंट किया। और उधर ईरान जो उसका दोस्त है लेबनान का, वो मुसलसल एक के बाद एक बड़े अहम हथियार, जिसमें जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम और सुपरसोनिक मिसाइल, ये सब उसने बनाए हैं। तो इस बढ़ती हुई ताकत, ईरान और उसके दोस्तों की बढ़ती हुई ताकत के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू क्या कोई असर्ट कर पाने की हालत में होंगे? मेरे ख्याल में सिवाय इसके कि एक स्टेबल, जो कि पुराना है, एक स्टेबल फेस की जरूरत थी, वो वहां आ गए। देखिए, यही इलाका नहीं है, आप भूल रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया वाला तो अब न जाने कितने मिसाइल दाग चुका है भाई, है ना। तो एक ही जी जी। मुसीबत काट डाली है। यानी हाँ। अगर तुम यहाँ हो तो वहां भी है और हम्म। वहां भी है। तो हम्म। इसलिए अभी इस वक्त सबसे बड़ा काम जो इन्हें करना है, वो किसी शांति स्थापित करना यूरोप के अंदर, जहां की यूरोपियन इकोनॉमीज बिल्कुल नयस्त व नाबूद हो चुकी हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। और ये नॉर्थ स्ट्रीम वगैरह बंद कर दी गई है, जिससे नतीजा ये हुआ है कि यूरोप डूब गया और पुतिन अपनी जगह पे, उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल वही है जो थी। इनकी, बाइडेन की 39% थी, 39% है। ये कोई बहुत बड़ी ऐसी नहीं है, लेकिन इनकी वजह से नहीं, खुद अपनी वजह से और अपनी छवि की वजह से ट्रम्पिज्म की जो पिटाई हुई है, वो इन इलेक्शन रिजल्ट का सबसे अहम नतीजा है। जी जी जी। और उसका असर हम अब देखेंगे आने वाले दिनों में क्या कुछ जी होता है, जिसमें जी आपने बताया कि बहुत मुमकिन है कि सीज फायर हो जाए और कोई कमेटियां बने, और जो डोनबास वाला इलाका है, जो वो 4 एरियाज हैं, वो पहले ही वो अब उसने अपने साथ अनेक्स कर लिए हैं। तो वो किसी हद तक रूस ने अपना और मकसद, खेरसों से आ गए निकल के, जी खेरसौन खेरसों से से ये वाप, हट गए हैं। जी 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 जी। तो यानी यानी अब यूक्रेन को हमला करके उस पर कब्जा नहीं करना है।
हाँ वे हाँ गए वो पहले फिर भाग गए। यानी ऐसा लग रहा है कि लेन देन तय हो चुका है, तकरीबन ऐसे इशारे आ रहे हैं। ये जी 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 अब आप बोले। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने बहुत ही गहराई से ये खास तौर पर अमेरिका के इलेक्शन के बारे में यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत सी चीजें हैं जिस पर कभी फिर डिस्कस करेंगे। अमेरिका की डेमोक्रेसी किस किस्म की है, पब्लिक को सीधे इख्तियार है या नहीं, वो एक अलग एक बहुत ही गहरा ऐसा टॉपिक है, किसी वक्त हम बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।